India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़े खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए टीकाकरण मसले पर केंद्र से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब याचिका में है। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण में प्राथमिकता की मांग। नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा पैटर्न में बदलाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से मांगा जवाब। परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लागू नहीं करने के लिए भी है प्रार्थना। छात्रों को दिक्कतें आने की दलील। कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ दायर की याचिका। कहा, तथ्यों की उचित जांच के बिना दिया गया सीबीआई जांच का आदेश। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार मामले में आपसी समझौते के बाद पीड़ित को सरकार को वापस करना होगा मुआवजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को कोरोना वैक्सीन की डोज देने में प्राथमिकता दी जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन के असर का पता लगाने के लिए गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की कोई जांच की जा रही है या नहीं, इसकी जानकारी दें। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से इसको लेकर नीति और उस पर संचालन संबंधी जारी दिशा निर्देशों के बारे में भी केंद्र से जानकारी देने को कहा गया है। उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखते हुए कोविड-19 टीकाकरण में प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति वी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना की पीठ ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग या डीसीपीसीआर की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। डीसीपीसीआर की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि केंद्र ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीकाकरण के कारण उन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन स्थितियों में महिलाओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में घोषित करने की आवश्यकता है और लोग क्योंकि एक ऐसे वायरस से जूझ रही है जिनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं, इसीलिए उन पर टीकाकरण के प्रभावों को लेकर निरंतर शोध करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि वे केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रही है और 2 सप्ताह के अंदर जवाब चाहती है। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए तैयार की गई नीति से अवगत कराएं और साथ ही इस मामले में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उनसे सहायता मांगी है। याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। महिलाओं और बच्चों और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा राज्य का संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि ये सीधे तौर पर नवजात की भलाई और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि डीसीपीसीआर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका इस साल मई में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच दायर की गई थी और बाद में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। एडवोकेट और रिकॉर्ड प्रतीक चर्चा के माध्यम से दायर याचिका महिलाओं के टीकाकरण के दुष्प्रभावों, गर्भवती
और स्तनपान कराने वाली माताओं का टीकाकरण के प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और टीका लेने से पहले सूचित सहमति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सामग्री और मानक संचालन प्रोटोकॉल विकसित करने के निर्देश भी मांगे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता विवेक सिंह चंदेल का। विवेक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कोरोना टीकाकरण पर क्या शंकाएं जताई गई है और किस बाबत कोर्ट से केंद्र से कोर्ट ने जवाब तलब किया है? याचिका है, उस याचिका का बेसिक मोटिव ये था कि जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले जो दूसरी लहर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि वो इंजेक्शन उनको यानी कि कोरोना का टीका लग सकता है, लेकिन उस टीकाकरण के बाद जो उसके दुष्प्रभाव या जो उससे होने वाली प्रतिक्रिया होगी उसके शरीर में, उसका कोई अंदाजा नहीं है। उसके लिए जो ये याचिका थी डीसीपीसीआर की तरफ से, उनका ये कहना था कि अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, इस वजह से उसकी शोध की जरूरत है। इसका मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी तक कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानते हैं। और खास तौर से जब जो महिलाएं चाहे गर्भवती हो, जो स्तनपान कराने वाली हो, अगर वो टीका लगवाती हैं और उनको कोरोना का इन्फेक्शन होता है, उससे इसका क्या असर पड़ेगा उनके शरीर के ऊपर, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस वजह से ये जरूरी है कि वो महिलाएं जो स्तनपान करा रही या जो गर्भवती हैं, अगर उनको टीका लगता है तो उनके लिए एक उनकी पूरी डिटेल तैयार की जाए, जिससे उनके ऊपर जांच हो और इसका एक डाटा तैयार किया जा सके जो कि आने वाले समय में काम दे सके। तो ये जरूरी है, क्योंकि इसके लिए तो केंद्र ने भले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो कि वो वैक्सीन लगवा सकती है, लेकिन उनके ऊपर जो होने वाला प्रभाव है उसके शोध को लेकर कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार इसकी जानकारी ले और उसकी डिटेल तैयार करे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जब केंद्र सरकार को कहा कि आप इसमें 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करिए, तो उस दौरान केंद्र सरकार से कहा है कि जो आपने इसके लिए नीतियां बनाई थी और जो रणनीति तैयार की थी या आगे आप क्या करने वाले हैं, पूरी डिटेल हमें 2 हफ्ते के अंदर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशलिटी या नीट एसएस 2021 के एग्जाम पैटर्न के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा किए गए अचानक और अंतिम क्षण परिवर्तनों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में नोटिस जारी किया है। ये याचिका देश भर के 41 योग्य पीजी डॉक्टर्स द्वारा दायर की गई है। ये डॉक्टर नीट एसएस 2021 में सफल करके सुपर स्पेशलिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं। जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.डी. नागरत्न के खंडपीठ ने अधिकार की कमी के साथ साथ स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर परिवर्तनों को रद्द करने की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामलाल ने प्रस्तुत किया कि इस वर्ष 13-14 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए अधिसूचना 23 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। हालांकि 31 अगस्त 2021 को एक और अधिसूचना को एग्जाम पैटर्न को बदलते हुए जारी किया गया। 2018 से 2020 तक अस्तित्व में रहे प्रचलित पैटर्न के अनुसार सुपर स्पेशलिटी में प्रश्न से 60% अंक आवंटित किए गए थे, जबकि 40% अंक बीटा पाठ्यक्रमों से प्रश्नों के दिए गए थे। 2018 में 40% सवाल जनरल मेडिसिन से और 60% सुपर स्पेशलिटी से थे। याचिका में कहा गया कि ऐसे निर्णय मनमानी को दर्शाते हुए दीवान ने तर्क दिया कि इससे अन्य विषयों के छात्रों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि प्रस्तावित पैटर्न के अनुसार क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशलिटी के लिए संपूर्ण प्रश्न सामान्य दवाओं से लिए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रश्न सामान्य चिकित्सा के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने प्रस्तुत किया कि परीक्षा अधिसूचना जारी होने के बाद और छात्रों द्वारा अपनी तैयारी शुरू करने के बाद प्राधिकरण को ये बदलाव नहीं लाना चाहिए था। याचिका में कहा गया कि पैटर्न को 1 महीने से अधिक समय बाद
31 अगस्त 2021 को सार्वजनिक किया गया, जब नीट एसएस 2021 से पहले केवल 2 महीने बचे थे। नीट एसएस 2021 की परीक्षा 13 और 14 नवंबर को होनी थी। ये तर्क दिया गया कि न तो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और न ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने, अनुमोदन करने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने आदेश में इसे नोट करते हुए कहा, ये कहा गया है कि ये नए पैटर्न में सामान्य चिकित्सा के क्षेत्र में 100% प्रश्न होंगे जो सामान्य चिकित्सा में छात्रों के लिए फायदेमंद होंगे। नोटिस जारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी। दरअसल छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा के साथ फिजिकल क्लासेस में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके, इसके लिए ये किया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मौखिक रूप से ये कहा था कि याचिकाकर्ता विद्यालय का छात्र राज्य की सरकार से बात करे और इस मामले में दिल्ली सरकार से बात करे जहां वो स्थित है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अपने मुवक्किल को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और खुद को संवैधानिक उपायों की तलाश में शामिल न होने के लिए कहे। देखें कि ये याचिका कितनी गलत है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रचार के लिए एक नौटंकी है, इसीलिए बच्चों को इस सब में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अपने मुवक्किल को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और खुद को संवैधानिक उपायों की तलाश में शामिल न होने के लिए कहें। देखें कि ये याचिका कितनी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रचार के लिए एक नौटंकी है, इसलिए बच्चों को इस सब में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। केरल और महाराष्ट्र की स्थिति की कल्पना कीजिए और ऐसे में दिल्ली में कुछ भी जो भी हो रहा है, क्या पश्चिम बंगाल या पंजाब में वैसी ही स्थिति है? उन्होंने आगे कहा कि जब मामला छोटे बच्चों को कोविड-19 के खतरों से बचाने का है तो सरकार को खुद अत्यधिक सावधानी से चलना होगा। पीठ की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। तदनुसार याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था। आदर्श कुमार अधिवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को स्कूल में भेजने के लिए निर्देश देने से क्यों इनकार किया? क्या निर्देश दिए गए, विस्तार से बताएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह मुद्दा गंभीर जटिलताओं से भरा है। हम एक याचिका में न्यायिक जनादेश नहीं दे सकते हैं जहां हमारे पास डेटा नहीं है। एक बच्चे ने एक सर्वव्यापी बयान के साथ यह याचिका दायर की है कि बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत है। बेशक बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत है, लेकिन यह सामाजिक नीति का एक संवेदनशील मुद्दा है। बच्चों को टीका लगाया जाना है। बच्चों को टीकाकरण के उपलब्ध साधन भी प्रासंगिक हैं। शिक्षकों को टीकाकरण करना है। आप इसे वापस ले सकते हैं। जज साहब ने कहा दिल्ली सरकार के साथ अपने उपचार के संबंध में बात कर सकते हैं इस मामले में। वहीं आगे जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 21A के लागू होने के बाद राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य किया है। तरीका राज्य निर्धारित कर सकता है, सरकारें अंततः जवाबदेह हैं। वे भी बच्चे धीरे धीरे स्कूल जाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक हैं। हम न्यायिक आदेश से यह नहीं कह सकते कि आप बच्चे अपने स्कूल को भेज दें। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मामला छोटे बच्चों को कोविड-19 के खतरों से बचाने का है तो सरकार को खुद अत्यधिक सावधानी से चलना होगा। इसीलिए अदालत को समान रूप से या उससे भी अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने डेटा का अभाव है और वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है। याचिका किसी वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित नहीं है। हमने देखा है कि दुनिया भर में क्या हुआ है जहां शुरुआती चरण में स्कूल खुल रहे थे। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि आप याचिका वापस ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर के बारे में बताने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका को सुनवाई 28 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले की जांच को सीबीआई से कराए जाने के लिए दिशा निर्देश देने के चुनौती दी गई। कि बताया भी जा रहा है कि हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुए थे। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूची में पहले मद के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ ने कहा कि वह समय की कमी के कारण सोमवार को मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें प्रस्तुतियां पूरी
करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे की आवश्यकता होगी। सोमवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई के अंदर सिब्बल ने कहा कि तथ्यों की उचित जांच के बिना सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि सामान्य परिस्थितियों में जब भी यह आरोप लगाया जाता है कि स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की जा रही है तो अदालत तथ्यों को ध्यान में रखती है और फिर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के बाद मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर देती है। इस मामले में मामलों को सामूहिक रूप से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कथित हत्या के मामलों में से एक मामले में जिस व्यक्ति को पीड़ित बताया गया वे जीवित है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच की आड़ में सीबीआई अब डकैती के मामलों की भी जांच कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा गणेश चतुर्थी के संचालन और प्रसारण के खिलाफ विरोध दर्ज करने और आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल के खंडपीठ ने केवल 3 प्रतिवादियों यानी केंद्र सरकार, जीएनसीटीडी और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता एडवोकेट एमएल शर्मा ने तर्क दिया चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसीलिए कोई भी सरकार कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकती। हालांकि व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल इस संबंध में एसआर बॉम्बई मामले पर पर्याप्त निर्भरता रखी गई थी और शर्मा ने तर्क दिया कि सरकारों द्वारा धार्मिक आयोजनों के संचालन की संविधान द्वारा अनुमति नहीं है। इस संबंध में उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को शामिल करने पर भरोसा किया और ऐसे में सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस वर्ष गणेश चतुर्थी समारोह का आयोजन और प्रसारण जनहित में किया गया। उन्होंने शर्मा के तर्कों के जवाब में प्रस्तुत किया, इसका सरकारी खजाने से कोई लेना देना नहीं है। किसी को कुछ भी टेलीकास्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। किसी को भी किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं दी गई। कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कहा है कि शर्मा के दबाव के आधार पर आयोग को राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने का अधिकार नहीं है। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए काउंटर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि शिकायत को दूसरे मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। रनौत अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर खान के सामने पेश हुई और जिसके समक्ष अख्तर द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर कार्रवाई की गई। अपने वकील एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से रनौत ने तर्क दिया कि उसे बिना कोई कारण बताए अदालत में बुलाया जा रहा था कि उसके पेश होने की उम्मीद क्यों है। दरअसल सिद्दीकी ने कहा कि रनौत की याचिका को उसी क्षण दर्ज किया जा सकता था जब वह उसकी ओर से पेश हुए थे और उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। सिद्दीकी ने कहा कि मैं एक स्पष्ट बयान दे रहा हूं, मेरा इस अदालत से विश्वास उठ गया। इन आधारों पर उन्होंने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि की शिकायत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में आखिरकार अभिनेत्री कंगना रनौत अंधेरी की अदालत में पेश हुई थी। दरअसल कोर्ट पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि 20 सितंबर 2021 को अगर कंगना कोर्ट में पेश नहीं होती तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। अदालत में सोमवार को उनकी अटेंडेंस मार्क कर दी गई है और ऐसे में इस पूरे विवाद में कंगना ने जावेद अख्तर पर काउंटर याचिका दाखिल की है। कंगना ने अख्तर पर जबरन वसूली, निजता का हनन समेत कई आरोप लगाए हैं। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने दलील दी है कि जब ये मामला जमानती है तो कंगना का रोजाना अदालत आना क्यों जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर कोई अत्याचार नहीं है
और ऐसा सदस्य किसी मामले से समझौता करने का फैसला करता है तो पीड़ित को परोपकारी योजना के तहत प्राप्त मुआवजा या पीड़ित द्वारा प्राप्त किसी भी लाभ को राज्य को वापस देना आवश्यक है। यह अवलोकन न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल के खंडपीठ से आया है, जो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यूपी राज्य के लिए एजीआर ने प्रस्तुत किया कि मामला SC/ST अधिनियम से संबंधित है और याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले राज्य सरकार से मुआवजा लिया जाता और फिर समझौता कर लिया जाता। ऐसी प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। अदालत ने कहा कि जब मामलों से समझौता करने की मांग की जाती है तो वे आवश्यक रूप से व्यक्तिगत विवादों के दायरे में होते हैं, न कि समाज के खिलाफ अपराध, और इसीलिए न्यायालय ने इस प्रकार जोड़ा है। अगर समाज ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर कोई अत्याचार नहीं किया और ऐसा सदस्य किसी मामले से समझौता करने का फैसला करता है तो पीड़ित को परोपकारी योजना के तहत प्राप्त मुआवजा या पीड़ित द्वारा प्राप्त किसी भी लाभ को राज्य को चुकाना आवश्यक है। न्यायालय ने अंत में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा या तो ये शपथ पत्र दाखिल करने की शर्त पर कि शिकायतकर्ता ने राज्य से कोई मॉनिटर लाभ नहीं लिया है, या यदि राज्य से कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त किया गया तो उसे निचली अदालत में जमा करने की शर्त पर राज्य के संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जा सकता है। संबंधित न्यायालय समझौते के तर्क को जांच करेगा और अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जी आपको बता दें कि समझौता हुआ तो मुआवजा वापस हो, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर कोई भी अत्याचार नहीं किया है और ऐसा सदस्य किसी मामले से समझौता करने का फैसला करता है तो पीड़ित को परोपकारी योजना के तहत आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यशराज फिल्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। यशराज फिल्म्स ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC के एक आदेश को चुनौती दी थी, और ऐसे में आपको बता दें कि NCDRC ने अपनी निर्देश में यशराज फिल्म्स ने शाहरुख खान स्टारर फैन से जबरा फैन गाने को फिल्म से बाहर करने से निराश होकर एक उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान करने के लिए प्रोडक्शन हाउस को दिया था। कोर्ट ने YRF लिमिटेड के खिलाफ NDCRC के आदेश के संचालन पर भी रोक लगा थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम के पीठ ने YRF के वकील को सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी किया। TMT लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर एडवोकेट नाओमी चंद्रा YRF की ओर से पेश हुई हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लीज मैथ्यू के माध्यम से दायर याचिका में ये तर्क दिया गया कि गाना केवल प्रचार उद्देश्य के लिए था। YRF इसे फिल्म में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं है, और इस तथ्य को सभी हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। कोर्ट ने YRF लिमिटेड के खिलाफ NCDRC के आदेश के संचालन पर भी रोक लगा दी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम की पीठ ने YRF के वकील को सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी किया। TMT लॉ प्रैक्टिस के पार्टनर एडवोकेट नाओमी चंद्रा YRF की ओर से पेश हुई, और ऐसे में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लिज मैथ्यू के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि गाना केवल प्रचार उद्देश्य के लिए था। YRF इसे फिल्म में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं है, और इस तथ्य को सभी हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.